वेलकम ऑल ऑफ यू। तो साथियों, आज हम एक नई अपनी एक सीरीज लेकर आए हैं। आज से हम जो भारतीय राज्य व्यवस्था का एक टॉपिक है, उस भारतीय राज्य व्यवस्था की एक सीरीज शुरू करेंगे। और आज पहले दिन इस सीरीज में हम जो संघीय विधायिका है, यानी जो भारत की सरकार है, दो प्रकार की सरकारें भारत में होती हैं, एक संघ की सरकार और एक राज्यों की सरकार है। तो जो हमारी संघ की सरकार है और संघ की जो विधायिका है, जिसको व्यवस्थापिका भी बोलते हैं, जो संसद यानी संघ की विधायिका भारतीय संसद, उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो आइए देर न करते हुए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 79 अनुच्छेद 79 है, उस अनुच्छेद 79 में लिखा हुआ है कि भारत की एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी। तो जो भारत की संसद होती है वो किससे मिलकर बनती है? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। आर्टिकल 79 में ये लिखा हुआ है। उसके बाद आर्टिकल जो 80 है, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के बारे में लिखा हुआ है। तो आइए पढ़ लेते हैं राज्यसभा में क्या है। तो जो राज्यसभा है, राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है, परमानेंट सदन कहा जाता है, क्योंकि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, तो इसलिए इसको परमानेंट सदन कहा जाता है। और ये उच्च सदन भी है, राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है। और जो इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष होता है। इसलिए हमेशा याद रखना मित्रों, कई बार आ जाता है क्वेश्चन कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है। तो राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। अभी मैंने बताया कि राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, स्थायी सदन है, इसलिए राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। और वो भी कैसे? यानी जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष बाद जो 1/3 सदस्य होते हैं वो रिटायर होते रहते हैं और फिर उन पर चुनाव होता रहता है। तो इस प्रकार ये जो चक्र है, ये चक्र चलता रहता है। इस प्रकार राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष होता है। दूसरा, राज्यसभा जो है, राज्यसभा को राज्यों का सदन कहा जाता है, क्योंकि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। एक बार समझ लेते हैं इसको। जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं उनका चुनाव, जितने भी अपने राज्य हैं, उन राज्य की जो विधानसभा है, उन विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं यानी विधायक होते हैं, वो निर्वाचित विधायक आनुपातिक पद्धति के आधार पर एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा उन सदस्यों का चुनाव होता है। तो इसलिए इसमें ये याद रखना है कि राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित विधायक, यानी केवल निर्वाचित, मनोनीत नहीं उसमें डालेंगे, केवल निर्वाचित विधायक इसमें वोट डालते हैं। इसलिए इसमें 2 बातें निकल के आती हैं। एक तो इसमें निर्वाचित सदस्य राज्य विधानसभाओं के वोट डालते हैं। दूसरा, राज्यसभा का जो चुनाव होता है, अगर ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि वो प्रत्यक्ष होता है या अप्रत्यक्ष होता है, डायरेक्ट होता है या इनडायरेक्ट होता है। तो इस प्रकार प्रत्यक्ष चुनाव उसे कहते हैं जिस चुनाव में वो प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम वोटर लिस्ट में है वोट डाल सकता हो, उसको प्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। और अप्रत्यक्ष चुनाव यानी जनता द्वारा, जनता मतलब जिनका नाम वोटर लिस्ट में है, तो उनके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जब अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं तो उसको अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करते हैं? विधायक करते हैं, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। और उन विधायकों का चुनाव कौन करते हैं? प्रत्यक्ष जो है जनता करती है जिनका नाम वोटर लिस्ट में है। तो इस प्रकार राज्यसभा का अगर चुनाव आ जाए तो किस प्रकार का चुनाव होता है राज्यसभा के सदस्यों का? तो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। दूसरा, ये स्थायी सदन हो गया, कभी भंग नहीं होती राज्यसभा। तीसरा, इसको उच्च सदन बोलते हैं। उसके बाद इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। उसके बाद राष्ट्रपति 12 सदस्यों को
राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। तो कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनसे राष्ट्रपति 12 सदस्यों को जो है मनोनीत करते हैं। तो उसमें कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा, ये 4 है हमारे, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा। तो इसमें कई बार दिमाग में क्वेश्चन आता है, वैसे देखते भी हैं हम, अभी जो देखा पिछले गत वर्षों में कहीं कि खेल के क्षेत्र से, फिल्म इंडस्ट्री से बहुत सारे लोगों को जो है राज्यसभा में मनोनीत किया गया है। तो इसलिए कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि खेल भी इसमें है, तो इसमें खेल नहीं है, इसमें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा। सचिन तेंदुलकर का उदाहरण है हमारे सामने। तो इसके बाद फिल्म इंडस्ट्री से भी बहुत सारे थे, मैरी कॉम थी। तो यानी कुल मिला के इन सब को हम कला में रखते हैं। खेल और जो है ऐसा खेल या फिर फिल्म इंडस्ट्री ऐसा कोई अलग से नाम नहीं है, केवल 4 क्षेत्र हैं, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा। तो चाहे तो खेल कूद से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, चाहे फिल्म इंडस्ट्री से, ये सारे क्या है, ये कला होती है, इसलिए इनको कला के अंतर्गत रख के जो है वहां पर मनोनीत किया गया। उसके बाद एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो उस सदन का सदस्य नहीं है पर उस सदन का अध्यक्ष या सभापति है। तो मित्रों, अभी अगर हम इसको देखेंगे तो भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के सभापति होते हैं, यानी वो सदन के सदस्य तो नहीं होते क्योंकि उनका चुनाव जो है अलग से होता है। तो उपराष्ट्रपति सदन के सदस्य न होते हुए भी जो है उसके अध्यक्ष या सभापति होते हैं। फिर इसमें दूसरा क्वेश्चन और बन जाता है कि जिस प्रकार अभी मैंने क्या बताया कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल तो कितना होता है, 6 वर्ष, और राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितना होता है, तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष होता है। इसके बाद राज्यसभा फिर अपने सदस्यों में से ही एक उपसभापति का भी चुनाव करती है, और उस उपसभापति, जब सभापति नहीं होते तो सदन की जो अध्यक्षता है, सदन का जो संचालन है, वो उपसभापति करते हैं। तो अब इसमें क्वेश्चन आ जाएगा कि राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितना होता है और उपसभापति का कार्यकाल कितना होता है। तो इसलिए राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष, उपसभापति का कार्यकाल 6 वर्ष। तो ये ध्यान देने योग्य क्वेश्चन है। उसके बाद राज्यसभा चूंकि राज्यों का सदन है, तो राज्यसभा की वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है और राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो इसलिए ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एमसीक्यू में कई बार आ जाते हैं, तो इनको भी ध्यान रखना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो राज्यसभा में जो अधिकतम संख्या हो सकती है वो 250 हो सकती है। कितनी हो सकती है, 250, यानी उसमें 250 में हमारे ये 250 संख्या हो सकती है, और इसमें 238 प्लस जो है 12 हमारे मनोनीत, यानी कुल मिलाकर 12 सदस्य मनोनीत और 238 सदस्य जो है वो कहाँ से होंगे, राज्य और संघ शासित यानी केंद्र शासित प्रदेशों से। तो इसमें भी फिर क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें जो है 238 है, इसमें केंद्र शासित प्रदेशों से कितने होंगे, तो इसमें केंद्र शासित प्रदेशों से 4 होंगे। 4 केंद्र शासित प्रदेशों में किन किन से होंगे, तो 4 केंद्र शासित प्रदेशों में 3 तो दिल्ली से और एक पुदुचेरी, जिसको पांडिचेरी भी बोलते हैं, एक पांडिचेरी से, यानी 4 ये हो गए। और उसके अलावा जो हमारे 234 सदस्य हैं, 234 सदस्य हमारे अन्य राज्यों से जो है राज्यसभा के सदस्य आते हैं। तो क्वेश्चन ये मुझे लगता है आपकी समझ में आ गया होगा कि राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 250। इसमें संघ शासित प्रदेश और अन्य राज्यों से कितनी संख्या होगी, 238।
मनोनीत कितने होंगे 12। अगर इसमें भी आ जाएगी जो 238 संख्या है, इसमें राज्यों से कितने आएंगे तो 234, इसमें केंद्र शासित प्रदेशों से कितने आएंगे तो इसमें आएंगे हमारे 4, इन 4 में भी दिल्ली से आएंगे 3 और पुडुचेरी जिसको पहले पौंडीचेरी बोलते थे उनसे कितने आएंगे 1। इसके बाद जो हमारे अन्य केंद्र शासित प्रदेश है वहां का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है, ये क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है। अब ये तो अधिकतम संख्या है, अब वर्तमान में हमारी राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी है। वर्तमान में राज्यसभा की जो सदस्य संख्या है वो 245 है। कितनी संख्या है 245। और इस 245 में भी जो हमारे संघ शासित प्रदेश हैं यानी दिल्ली से जो है हमारी 3 सीटें हैं राज्यसभा की, और जो हमारा पुडुचेरी है वहां से 1 है। इसके बाद 12 सदस्य जो है हमारे मनोनीत है। तो इस प्रकार ये सदस्य हमारे कितने हुए 16 सदस्य हुए। अब टोटल जो हमारे राज्य से वो संख्या कितनी है, राज्य से जो हमारी संख्या है वो है 229। तो कितनी संख्या हो गई हमारी 2 3 3 6 और 9 5 1 और 2 3 और 1 4 2 243। यानी कुल मिलाकर राज्यों से जो हमारी संख्या है वो 229 है वर्तमान में। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली की जितनी संख्या होनी चाहिए, अभी मैंने बताया कितने होने चाहिए अधिकतम, तो दिल्ली की जितनी होनी चाहिए 3 वो है, पुडुचेरी की हमारी 1 संख्या वो है, बाकी राज्यों से 229 है और 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति विभिन्न क्षेत्रों से जो भी मैंने बताया 4 क्षेत्र उनसे मनोनीत करते हैं। 12 सदस्य वो है। तो वर्तमान में हमारी 245 सदस्य जो है वो राज्यसभा से है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है बहुत महत्वपूर्ण है, इस बार एग्जाम में आ जाता है कि राज्यसभा का गठन कब हुआ। जो वर्तमान में राज्यसभा है इसका गठन कब हुआ। तो राज्यसभा का जो निर्माण हुआ, राज्यसभा का जो गठन हुआ वो आप ध्यान दो कि सबसे पहले 3 अप्रैल 1952 को जब राज्यसभा का गठन हुआ था तो इसका नाम काउंसिल ऑफ स्टेट था। यानी राज्यसभा का गठन कब हुआ 3 अप्रैल 1952 को। इसका नाम क्या था काउंसिल ऑफ स्टेट। फिर इसकी बैठक आ जाती है कि राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई, तो इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई। और इसी में दूसरा क्वेश्चन बन जाता है कि 13 मई 1952 को इसकी पहली बैठक हुई, तो उस पहली बैठक की अध्यक्षता या उस टाइम जो है सभापति कौन थे, तो हमारे उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है उसके पहले सभापति थे। उन्होंने इसकी बैठक की जो है पहली की अध्यक्षता की। फिर उसके बाद ये आ जाता है कि इसका नाम जब काउंसिल ऑफ स्टेट था तो इसका नाम राज्यसभा कब पड़ा, तो 23 अगस्त 1954 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने सदन में ये कहा कि ये प्रस्ताव रखा कि अब जो है काउंसिल ऑफ स्टेट का नाम अब से क्या होगा राज्यसभा होगा। तो वर्तमान में जो राज्यसभा है इसका नाम 23 अगस्त 1954 से राज्यसभा पड़ा। इसके बाद राज्यसभा के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको देख लेते हैं। महत्वपूर्ण फैक्ट है, राज्यसभा जो है क्योंकि राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं तो राज्यसभा के जो सभापति हैं यानी उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति को हटाने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाता है वो सबसे पहले राज्यसभा में ही लाया जाता है, उसको लोकसभा में नहीं ला सकते। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार आ जाता है कि राज्यसभा के सभापति को हटाने के लिए प्रस्ताव जो है किस सदन में ला सकते हैं, लोकसभा में ला सकते हैं, राज्यसभा में ला सकते हैं, दोनों में ला सकते हैं। इसकी शुरुआत कहाँ से कर सकते हैं, यानी तो इसकी शुरुआत कहाँ से करते हैं, राज्यसभा से करते हैं।
एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है बहुत महत्वपूर्ण, कि जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनकी आयु क्या होनी चाहिए। तो लोकसभा के सदस्य बनने के लिए जो आयु है वो 25 वर्ष है, पर राज्यसभा के लिए जो है वो 30 वर्ष है। एक इसमें जो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अगर कोई राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हो जाता है और राज्यसभा के सदस्य के निर्वाचित होने के बाद यदि कोई सदस्य उसकी मृत्यु हो जाती है और राज्यसभा में कोई सीट खाली रह जाती है, तो उस सीट पर जो है फिर उपचुनाव होता है। तो उपचुनाव होने के बाद जिस व्यक्ति का चुनाव उस सीट पर होगा उस व्यक्ति का कार्यकाल कितना होगा। कई बार ये क्वेश्चन आया भी है एग्जाम में, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए मैंने जो क्वेश्चन आपसे पूछा। यानी अगर कोई सीट राज्यसभा में रिक्त हो जाती है किसी सदस्य की मृत्यु के कारण और उस सीट पर दोबारा चुनाव होता है, तो उस सीट पर जो व्यक्ति चुनकर आएगा उसका कार्यकाल कितना होगा। 6 वर्ष होगा, 5 वर्ष होगा, या फिर उस सदस्य जिस सदस्य की मृत्यु हुई है और जो वो सीट रिक्त हुई है उस रिक्त सीट का जितना कार्यकाल बचा हुआ था उतना होगा। तो इसलिए महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और इसमें थोड़ा ध्यान देने योग्य बातें हैं मित्रों, कि जो सदस्य जिसकी मृत्यु हुई है उसका जितना कार्यकाल बचा था, जो नया सदस्य आएगा वह केवल उतने समय तक ही उस सदन का जो है राज्यसभा का सदस्य रहेगा। उसका कार्यकाल भी जो बचा हुआ कार्यकाल है केवल उतना ही रहेगा। दूसरा एक चीज और है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व है किस आधार पर दिया हुआ है, समानता के आधार पर है, जनसंख्या के आधार पर है। तो राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व है वह समानता के आधार पर न होकर जनसंख्या के आधार पर है। जिन राज्यों की जनसंख्या ज्यादा है उन राज्यों में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व भी ज्यादा है, और जिनकी जनसंख्या थोड़ी है उन राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व जो है वो थोड़ा है। इसके बाद आता है कि राज्यसभा की पावर क्या है, राज्यसभा की शक्तियां क्या है। तो मित्रों, लोकसभा की तुलना में राज्यसभा इतनी पावरफुल नहीं है जितनी कि लोकसभा। तो विधायी शक्ति देख लेते हैं राज्यसभा की। तो जहां तक विधायी शक्ति की बात है राज्यसभा की, तो जितने भी विधेयक, धन विधेयक होते हैं या वित्तीय विधेयक होते हैं, उन पर जो है राज्यसभा को पावर ज़्यादा नहीं होती। यानी धन विधेयक को केवल राज्यसभा अपने पास 14 दिन तक रोक सकती है, उसके बाद उसको नहीं रोक सकती। और उस विधेयक पर वो लोकसभा को अपने सुझाव तो भेज सकती है, पर ये लोकसभा के ऊपर है कि वो उनके सुझाव माने या ना माने। पर जो साधारण विधेयक होते हैं उन साधारण विधेयकों में राज्यसभा जो है उनको 6 महीने तक अपने पास रोक सकती है, 6 महीने से ज़्यादा नहीं रोक सकती। पर उसमें भी राज्यसभा जो है 6 महीने तक रोक सकती है, विधेयक को समाप्त नहीं कर सकती। यानी कुल मिला के लोकसभा की तुलना में राज्यसभा की जो विधायी पावर है कम है। कोई भी सामान्य विधेयक वो सबसे पहले लोकसभा में भी पेश किया जा सकता है और राज्यसभा में भी पेश किया जा सकता है। तो इस प्रकार राज्यसभा की जो विधायी शक्ति है वह लोकसभा की तुलना में जो है कम है। कई बार क्या होता है कि कोई विधेयक है और उस विधेयक पर यदि राज्यसभा और लोकसभा में जो है टकराव की स्थिति आ जाती है, आर्टिकल 108 ये कहता है कि राज्यसभा और लोकसभा में जब किसी विधेयक को लेकर टकराव की स्थिति आ जाती है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति एक संयुक्त बैठक बुलाता है दोनों सदनों की, राज्यसभा की और लोकसभा की, और फिर बहुमत से जो है निर्णय होता है। तो इसमें 2 क्वेश्चन कई बार आते हैं, बहुत बार एग्जाम में आए, कि संयुक्त जो बैठक होती है किसी विधेयक पर टकराव के बाद उस बैठक को कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति बुलाते हैं। दूसरा, उस बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं, तो हमेशा जो संयुक्त बैठक होगी दोनों सदनों की उसकी बैठक लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो ये राज्यसभा और लोकसभा में जो है थोड़ा कंपैरिजन था विधायी शक्तियों में, क्योंकि जो लोकसभा है वह राज्यसभा की तुलना में ज़्यादा पावरफुल है।
उसके बाद विधायी शक्तियों के बाद जो है वित्तीय पावर भी जो है वो राज्यसभा को नहीं है, लोकसभा को ज़्यादा है। तीसरा आता है संविधान संशोधन। जब संविधान में संशोधन करते हैं तो संविधान संशोधन विधेयक में भी राज्यसभा को जो है पावर है, उसके बिना कोई भी जब तक राज्यसभा पास नहीं करेगी किसी बिल को, किसी विधेयक को, तब तक जो है वह कानून नहीं बनेगा, वह संशोधन नहीं होगा। तो इस प्रकार राज्यसभा भी कई मामलों में पावरफुल है, पर चूंकि लोकसभा एक जनता का सदन है और भारत में लोकतंत्र है, जनता की सरकार है, इसलिए लोकसभा को ज़्यादा शक्तियाँ दी गई है। उसके बाद राज्यसभा के जो हमारे महत्वपूर्ण टॉपिक थे वो हो गए हैं। अगर कोई छूट गया होगा कोई टॉपिक, इसमें कोई महत्वपूर्ण बिंदु, तो उसको मैं बाद में बता दूंगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके पूछ भी सकते हैं उसको। राज्यसभा के बाद हमारा जो दूसरा महत्वपूर्ण सदन है, जिसको हम लोकप्रिय सदन भी कहते हैं, वो है हमारा लोकसभा। तो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 81 है, अनुच्छेद 81, वो कहता है कि एक लोकसभा होगी। तो लोकसभा का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 81 में है। तो आइए जान लेते हैं लोकसभा के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो सबसे पहले जो लोकसभा होती है, लोकसभा जनता का सदन होता है, क्योंकि जो लोकसभा यानी लोक, दो शब्द है लोक और सभा। लोक यानी जनता यानी पब्लिक, तो कुल मिलाकर लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? जनता का प्रतिनिधित्व करती है। और हम सब जानते हैं कि जो केंद्र की सरकार या भारत की सरकार या संघ की सरकार, कुछ भी कहें उसको, उसका जो गठन होता है वह लोकसभा के माध्यम से ही होता है। यानी लोकसभा में जितनी सीटें होती हैं, कुल सीटें, उन सीटों का जो 50% से ज़्यादा यानी पूर्ण बहुमत जिस भी पार्टी के पास होगा, उसी पार्टी की केंद्र के अंदर जो है सरकार बनती है। तो उसके बाद जो हमारा लोकसभा है, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है और लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। अभी आपने पढ़ा कि राज्यसभा हमारा क्या है? उच्च सदन है और उसको परमानेंट हाउस बोलते हैं, स्थायी सदन बोलते हैं। और हमारा जो लोकसभा है इसको हम निम्न सदन कहते हैं और ये हमारा अस्थायी जो है सदन है। इसका जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष होता है, पर चूंकि अगर लोकसभा समय से पहले विघटित हो जाती है तो इसका कार्यकाल जो है 5 वर्ष से कम भी हो जाता है। और जब देश के अंदर आपातकाल की स्थिति होती है तो उस समय में लोकसभा का कार्यकाल जो है वो बढ़ाया भी जा सकता है। तो इस प्रकार लोकसभा जो है हमारा निम्न सदन है और एक अस्थायी सदन है जिसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। और इसके सदस्यों का जो कार्यकाल है वो भी 5 वर्ष होता है। इसके सदस्यों का जो चुनाव होता है वो वयस्क मताधिकार के आधार पर, यानी जो भी व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष हो चुकी है और उसका नाम वोटर लिस्ट में है, मतदाता सूची में उसका नाम है, तो वह व्यक्ति लोकसभा के सदस्य के लिए वोट डालता है और अपना जनप्रतिनिधि चुनता है, बशर्ते कि जो कुछ नियम बनाए हुए हैं वह अपराधी ना हो। तो इस टाइप से कई सारे नियम हैं, तो इनके आधार पर उसको वोट से वंचित किया जा सकता है। पर लोकसभा का जो चुनाव होता है वह प्रत्यक्ष चुनाव होता है जिसमें आम वोटर जो है वो वोट डालता है। और कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है। लोकसभा के सदस्य का भी कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है। तो इस प्रकार लोकसभा जो है हमारा एक लोकप्रिय सदन है। और प्रत्येक 5 वर्ष बाद जो है लोकसभा का आम चुनाव होता है। तो इसके बाद जो है लोकसभा का थोड़ा 2-3 बिंदु हमने जाने। अब लोकसभा का स्ट्रक्चर क्या है, लोकसभा किस प्रकार काम करती है, तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। दूसरा, लोकसभा में सीटें कितनी हैं, सरकार कैसे बनती है। तो लोकसभा में जो सीटें हैं, अधिकतम सीटें कितनी है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि लोकसभा में अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं, वर्तमान में कितनी सीटें हैं, एससी के लिए कितनी सीटें रिजर्व हैं, एसटी के लिए कितनी सीटें रिजर्व हैं और कब तक रहेंगी। इस टाइप से जो है क्वेश्चन हमारे आते हैं। तो वर्तमान में जो हमारी लोकसभा है, मैं आपको बताना चाहूँगा, उस वर्तमान की लोकसभा में हमारे यहाँ 543 सीटों पे चुनाव होता है। कितनी सीटों पे चुनाव होता है? 543, यानी 543 सीटों पे जो है चुनाव होता है। और उसके बाद 2 सीटें
543 सीटों पे चुनाव होता है और 2 सीटें, यानी अगर राष्ट्रपति को ये लगता है कि आंग्ल भारतीय यानी एंग्लो इंडियन समुदाय का लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो राष्ट्रपति अधिकतम 2 सदस्य जो है लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के मनोनीत कर सकते हैं। तो इस प्रकार लोकसभा में कितने सदस्य हो गए? 45 सदस्य, 545 सदस्य। तो कुल मिलाकर अभी एक संविधान में संशोधन हुआ, 104वां संशोधन, यानी संविधान संशोधन अधिनियम 104। उसके अनुसार जो आंग्ल भारतीय समुदाय का रिजर्वेशन था लोकसभा में 2 सीटों का, वह रिजर्वेशन खत्म कर दिया गया। चूँकि ये करंट का क्वेश्चन है इसलिए इसमें से भी आ सकता है कि जो अभी आंग्ल भारतीय समुदाय का जो रिजर्वेशन है जो समाप्त किया, वो कौन सा संविधान संशोधन विधेयक था। तो अगर विधेयक की बात करेंगे तो ये 126वां विधेयक था, और अधिनियम की बात करेंगे तो ये 104वां अधिनियम था, जिसके माध्यम से आंग्ल भारतीय समुदाय का रिजर्वेशन जो है लोकसभा में खत्म कर दिया गया है। अब इसमें ये आएगा, लोकसभा के साथ साथ विधानसभाओं में भी जो राज्यपाल एक आंग्ल भारतीय समुदाय का जो व्यक्ति है उसको विधानसभाओं में नामित करते थे, तो उनका भी जो आरक्षण है अब इस अधिनियम के द्वारा जो है समाप्त कर दिया गया है। अब जो आर्टिकल 331 था, आर्टिकल 331 में ये लिखा हुआ था कि आंग्ल भारतीय समुदाय का लोकसभा में उनको नॉमिनेट करना, उनको मनोनीत करना। तो इसलिए जो आर्टिकल 331 है अब वह भी निष्प्रभावी हो गया इस संशोधन के माध्यम से। दूसरा आर्टिकल था हमारा 333, जिसके माध्यम से राज्यों की विधानसभाओं के अंदर जो है अगर आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं है तो राज्यपाल एक व्यक्ति को मनोनीत कर सकते थे। तो अब वह जो हमारा आर्टिकल है, अनुच्छेद है, वह भी निष्प्रभावी जो है हो गया है। अब थोड़ा देख लेते हैं। तो जो हमारी लोकसभा है उसकी अधिकतम संख्या जो है 552 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 552। और वर्तमान में कितनी संख्या है हमारी? 545। तो इस प्रकार उन 552 सदस्यों में राज्यों से कितने आएंगे? तो राज्यों से जो है हमारे 530 सदस्य जो है चुनकर आएंगे। कितने सदस्य चुनकर आएंगे राज्यों से? 530। और जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश है उनसे कितने चुनकर आएंगे? उनसे चुनकर आएंगे हमारे 20, यानी 530 प्लस 20 कितने हुए? 550। और 2 एंग्लो इंडियन थे अब तक, तो कितने हो गए? 552। इस प्रकार पर जो अभी तक का स्ट्रक्चर है उसके अनुसार 543 जो है हमारे सदस्य चुनकर आते हैं, 2 एंग्लो इंडियन है, तो कितने हो गए? 545। उनमें 530 सदस्य तो हमारे जो हैं वो राज्यों से चुनकर आते हैं। कितने? 530। और उसके बाद जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें दिल्ली से सर्वाधिक जो है ना 7 सदस्य चुनकर आते हैं। तो कितने हो गए? 537। तो 530 राज्यों से, 7 दिल्ली से जो कि एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है और केंद्र शासित प्रदेश है, तो 537 हुए। बाकी जो केंद्र शासित प्रदेश अन्य 6 हैं उनसे एक एक सदस्य चुनकर आता है। तो 37 और 6 कितने हुए? 43। तो इस प्रकार जो 543 का आंकड़ा है वो हमारा इस प्रकार का है, यानी 530 सदस्य चुनकर आते हैं राज्यों से, 7 सदस्य आते हैं राजधानी दिल्ली से, और उसके बाद जो है 6 सदस्य अन्य जो अपने केंद्र शासित प्रदेश है उनसे चुनकर आते हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और है कि वर्तमान में हमारे देश का जो एक भूगोल है वो किस प्रकार का है, कितने राज्य हैं, थोड़ा यह भी हमारे लिए जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वर्तमान में मित्रों हमारे 8 जो हैं वो केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। तो ये हम सबको ध्यान में रहना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर राज्य को जब से 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा है तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और उसके साथ साथ विधान परिषद कितने राज्यों में है, थोड़ा इसमें भी संख्या में परिवर्तन हुआ है। तो जो हमारी विधान परिषद है वह भी अब हमारी 6 राज्यों में है, यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र,
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। जम्मू कश्मीर में जो विधान परिषद थी वो भी अब हमारी जो है समाप्त हो गई। तो इस प्रकार लोकसभा से महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उसके साथ साथ जो ये संविधान संशोधन हुआ इससे किन आर्टिकल पे प्रभाव पड़ा और लोकसभा से सरकार का गठन किस प्रकार होता है मैं आपको बताऊंगा। हम सब जानते हैं कि हमारा देश जो है भारत को जो आर्टिकल 1 है यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है, यानी राज्यों का एक संघ कहा गया है। और भारत में 2 प्रकार की सरकारें होती हैं, एक केंद्र की सरकार और एक राज्य की सरकार। और केंद्र की जो हमारी विधायिका होती है वो हमारी संसद होती है, पार्लियामेंट होती है। और संसद का जो हमारा लोकसभा है उसका एक सदन, उसके माध्यम से सरकार का गठन होता है। और चूंकि लोकसभा का प्रत्यक्ष चुनाव होता है और प्रत्यक्ष चुनाव के बाद जो 543 सीटों पे चुनाव होता है, जिस भी पार्टी का बहुमत यानी 50% से ज़्यादा जो कि बैठता है 272, जो भी पार्टी 272 सीटें जीत कर लाती है उसकी जो है केंद्र में सरकार बनती है। इसलिए लोकसभा हमारा बहुत महत्वपूर्ण सदन है जिसके माध्यम से देश की सरकार बनती है, जिसके माध्यम से देश की नीतियों का संचालन होता है। अब इसके बाद हम थोड़ा जान लेते हैं कि जो लोकसभा है, लोकसभा की शक्तियाँ क्या क्या हैं, लोकसभा की पावर क्या क्या हैं। तो हमने राज्यसभा के बारे में भी पढ़ा कि जो धन विधेयक है, धन विधेयक के बारे का जो निर्णय है, धन विधेयक को जो पेश करती है वो लोकसभा को ही उसकी पावर है, राज्यसभा को उसकी पावर नहीं है। और लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं वो निर्णय करते हैं कि कौन सा विधेयक जो है धन विधेयक है। उसके बाद थोड़ा सा एक बात और बताना चाहूँगा मैं कि जब सरकार का गठन होता है तो जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है वो देश का प्रधानमंत्री होता है। और इसमें ये भी है कि बहुमत दल का जो नेता होगा ये आवश्यक नहीं कि जितने लोग चुनकर आए, जिस पार्टी का बहुमत है उस पार्टी के जितने सदस्य चुनकर आए वो अपना नेता उन्हीं लोगों में से चुने, ये आवश्यक नहीं है। वो किसी थर्ड पर्सन को जो लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर नहीं है उसको भी अपना नेता चुन सकते हैं और उसको भी जो है प्रधानमंत्री या मंत्री, अगर नेता है उनका तो प्रधानमंत्री बनेगा और अगर नेता नहीं है तो किसी मंत्री को भी ऐसे व्यक्ति को बना सकते हैं जो प्रधानमंत्री जी जो लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर नहीं है। पर इसके पीछे एक शर्त है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मंत्रिपरिषद का सदस्य होगा या प्रधानमंत्री होगा केवल और केवल 6 माह तक ही अपने पद पर रह सकता है। ऐसी स्थिति में उसको 6 माह के अंदर अगर वह राज्यसभा या लोकसभा का मेंबर बन जाता है तो फिर वो आगे रह सकता है लोकसभा के कार्यकाल तक, अन्यथा केवल वह 6 महीने तक रह सकता है। और 6 महीने के बाद वो तभी रहेगा जब वो किसी न किसी एक सदन का जो है सदस्य होगा। तो इस प्रकार ये थोड़ा आज हमने संसद के बारे में थोड़ा जाना। और चूंकि आज हमारी ये पहली क्लास थी इसमें थोड़ा मोटा मोटा बताया। उसके बाद जो संसद से रिलेटिव हमारे क्वेश्चंस हैं और महत्वपूर्ण तथ्य है उनको लेकर मैं आपके बीच फिर आऊँगा। आज की क्लास इतनी ही। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।